जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो वेब सीरीज शुरू हुई थी उसका ये दूसरा एपिसोड है। हाँ, मैं जानता हूं थोड़ा लेट हो गया दूसरा एपिसोड आने में, लेकिन आज के एपिसोड में आपको बहुत जम के मजा आने वाली है। वैसे मैंने कल इंस्टाग्राम पे बताया था कि आज दूसरा एपिसोड आएगा। आते आते भी थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे पता है। मैं अभी 6 बजे तो अभी मैं शूटिंग कर रहा हूं, इसको थोड़ा एडिटिंग करके थोड़ी जल्दी तो इसको डाल दूंगा मैं। वैसे मैंने कल जो टाइटल दिया था इट वाज धारकरी। आपने अगर कल इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखी होगी तो, लेकिन आज मैंने जो उसका टाइटल है और इंफॉर्मेशन थोड़ी जो है वो चेंज कर दी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आज का एपिसोड आते आते। वैसे मैंने कल का एपिसोड शूट कर लिया था, लेकिन मैंने चेंज किया क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हमने महाराष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन महाराष्ट्र शब्द किसमें से बना, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, यह जानना भी तो जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र और कर्तृत्व नेशनल हीरो का है। उन्होंने जो कार्य किए उनके कार्य ये राष्ट्रीय स्तर के हैं, किंतु जिस मिट्टी में से उनका जन्म हुआ, जिन भौगोलिक परिस्थितियों में वो बड़े हुए, वो भौगोलिक परिस्थितियां कैसी थी, वो मिट्टी कैसी थी, ये जानना हमारा दायित्व है। इसी तरह से तो हमें समझ में आएगा कि वहां पर पहले परिस्थिति क्या थी, अब परिस्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र के प्रदेश में सबसे पहले जो व्यक्ति हुए वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, उनके पहले भी कई व्यक्ति होकर गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले होने वाले लोगों ने स्वराज की निर्मित क्यों नहीं की और वो स्वराज्य की निर्मित करने में क्यों असक्षम रहे, इसके कारण क्या है, यह जानना भी तो बहुत जरूरी है। पहले हम महाराष्ट्र का भौगोलिक भाग समझ लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वो दक्कन के पठार पर आता है, जिसे हम कई बार इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वी कॉल इट एज डेक्कन प्लेटू। सही है, हम इसे डेक्कन प्लेटू कहते हैं। दक्कन के पठार पर यह आता है और 6 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन के, धरती के भूभाग से, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अश्मरस यानी कि लावा बाहर निकला, उस लावा के वजह से जो पठार तैयार हुए, 10,000 फीट ऊंचा काली चट्टानों का भूपृष्ठ भाग जो निर्माण हुआ, उसे ही आज नाम दिया गया है महाराष्ट्र। स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेटू में एक भाग ऐसा पैदा हुआ जो कुछ जगह पर बड़ा नीचे है, कुछ जगह पर बड़ा ऊपर है, तो कई जगह पर आप देखोगे खाई पैदा हुई है और कई जगह पर चट्टानें मिलेगी। उन चट्टानों के बीच से बहती हुई नदियां मिलेगी। कोई नदी यदि उस चट्टान से नीचे गिर जाए तो उसका झरना बन जाता है। इन सभी पहाड़ों की एक विशिष्टता है कि इसके जितने भी हिल्स है दे आर फ्लैट। कहने का तात्पर्य वो कुछ इस तरह से है। इसीलिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले बनाए तो सह्याद्री के ये पर्वत उनके लिए बहुत सहायक तैयार हुए। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये सारे पर्वत जो है वो ऊपर से फ्लैट है, यानी कि चपटे हैं। यहां से नीचे जितनी भी नदियां गिरती हैं वो सारे झरने बन जाते हैं, क्योंकि इनकी खाई भी बहुत गहरी है। तो कई जगह पे आप देखोगे कि यहां पर चपटापना होने के वजह से, यहां पे ये फ्लैटनेस होने के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके कई किलों के ऊपर यह एडवांटेज मिला कि वहां पे वो तालाब बांध सकते थे।
पानी जब यहां से बहता था तो नीचे जाने के बाद भी तालाब का फॉर्मेशन होने के चांसेस थे। इसीलिए महाराष्ट्र जो है उसके एक साइड में आप समुद्र देखोगे, एक साइड में पहाड़ भी है, पहाड़ों के साथ भी झरने भी है, और झरनों के साथ में नदियां तो है ही है। तो ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में जहां पे पहाड़, नदी, समुद्र, सारी जगहों का समावेश था, उस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। बहुत गहरी खाइयां, नदियां, जंगल, और जंगल तो था ही क्योंकि दंडकारण्य से महाराष्ट्र निकला था। अब हम इसे समझते हैं कि जिस काली पठार, जिस काली चट्टानों से यहां की मिट्टी बनी, वो मिट्टी भी काली है, और इसीलिए महाराष्ट्र की मिट्टी को हम बसाल्ट कहते हैं। बेसॉल्ट, बेसॉल्ट, बसाल्ट भी कहते हैं। वैसे कोई कोई प्रोनाउंसिएशन अपने अपने हिसाब से देख लो भैया, जो करना है कर लो भैया, हमको भी बताओ। मिट्टी बनी बेसॉल्ट। और इसी तरह से महाराष्ट्र के भौगोलिक परिस्थिति का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने आने वाले समय में किया। अब हम इसे समझते हैं कि महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र ही क्यों पड़ा और किस तरह से पड़ा, महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, यह भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र का मीनिंग कॉमन टर्म्स में हम लोग कहते हैं, महाराष्ट्रियन जब हम कहते हैं महान असे राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र, लेकिन ये कितने प्रतिशत सच है या नहीं है, यह भी तो जानना जरूरी है। अब यदि हम 12वीं शताब्दी में लिखी गए महानुभव पंथ के आचार महाभाष्य में देखें, महानुभव पंथ एक बहुत ही जबरदस्त भक्ति मोमेंट का पार्ट रह चुके हैं, कृष्ण भक्ति का ही पार्ट है वो। श्री चक्रधर स्वामी जिनकी लीला चरित्र भी बहुत फेमस है, उसी का ये पार्ट है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उनके महाभाष्य में एक डेफिनेशन आई है महंत राष्ट्र, भरणोनी महाराष्ट्र। लीला चरित्र की मराठी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र में से पढ़े उनको हर 6, 7, 8, 9 में हमेशा लीला चरित्र का पहला चैप्टर जो रहता था वो लीला चरित्र का रहता था। मैं खुद स्टेट बोर्ड से पास आउट हूं, सेमी इंग्लिश वाला हूं मैं। तो एक व्युत्पत्ति यानी कि एक डेफिनेशन इस तरह से भी आती है कि उनके महाभाष्य में नाम मिला, दैट इज महंत राष्ट्र, भरणोनी महाराष्ट्र, यानी कि महंतों का राष्ट्र। जो राष्ट्र महंत लोगों का है, पूजा पाती करने वाले महंत या फिर दिमाग होने वाले महंत, उनका राष्ट्र महाराष्ट्र। तो एक डेफिनेशन ये निकल के आई। अब इसके बाद एक हिस्टोरियन हुए डॉक्टर जॉन विल्सन, उन्होंने मोल्सवर्थ के शब्दकोश में, मोल्सवर्थ के शब्दकोश जो है इट इज अ स्पेसिफिक शब्दकोश विच वाज मेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन पैनोरमा, इंडिया के आजू बाजू में जितने भी चीजें थी उसके हिसाब से बनाए हुए वो शब्दकोश थी। तो उन्हें एक शब्द मिला महार राष्ट्र, वह महाराष्ट्र। महार यानी कि महार एक समाज है, उस समाज का जो राष्ट्र है, यानी कि उन्होंने एक, हमारे यहां पे एक फ्रेज कही जाती है, गांव तिथे महारवाड़ा, यानी कि जहां जहां गांव है वहां वहां महारों की वस्ती है। तो इस पर से महाराष्ट्र का नाम शायद पड़ा महाराष्ट्र। फिर एक इतिहासकार हुए राजवाड़े करके, उन्होंने कहा कि यहां मल्ल जाति के लोग रहते होंगे, इसीलिए इसका नाम शायद से पड़ा महाराष्ट्र। फिर राजाराम शास्त्री जी के मतों के हिसाब से महारथियों का जो देश वह महाराष्ट्र।
ये भी एक डेफिनेशन आई कि महारथियों का जो देश, क्योंकि यादवगिरी का साम्राज्य था, सातवाहना का साम्राज्य था, भोजराजा का भी साम्राज्य था, कोंकण तक फैला हुआ था, आगे पढ़ेंगे हम। तो महारथियों का जो देश वो महाराष्ट्र, ऐसा भी एक नाम आया। लेकिन ये सारी डेफिनेशंस कहां तक सच है, अब हमें ये देखना होगा। सम्राट अशोक के शिलालेख में भी महाराष्ट्र का उल्लेख है। सम्राट अशोक के एक शिलालेख में राष्ट्रीय शब्द आया है। क्या कह रहा हूं मैं? राष्ट्रीय शब्द आया है। वहां राष्ट्रीय और भोज यह शब्द पर पैटेनिक तथा अपरांत इन विभागों के संदर्भ में आए हैं। यानी कि राष्ट्रीय शब्द पैटेनिक के लिए इस्तेमाल किया गया है और भोज शब्द अपरांत के लिए यूज किया गया है। अब आप कहोगे कि पैटेनिक क्या है, अपरांत क्या है, इस बात को समझो। उस समय में कोई भी राजा होता था ना, वो ग्रीक लैंग्वेज में अपने शिलालेख लिखवाता था। तो पैटेनिक इज एक्चुअली पैठण। महाराष्ट्र में पैठण करके जगह है, उस जगह को कहते हैं पैटेनिक। पैठण राजधानी थी, यादवों की राजधानी थी पैठण। यादवगिरी की राजधानी थी पैठण, यादव साम्राज्य की, इसीलिए नाम पड़ा पैठण। तो इसका उल्लेख दिखता है। और अपरांत जो है ये आता था राजा भोज के अंडर में। अब राजा भोज का साम्राज्य कहां से था? तो चित्तौड़ से लेकर नॉर्थ कोंकण तक, गुजरात का कुछ हिस्सा, साबरमती नदी का हिस्सा से आते हुए नॉर्थ कोंकण तक भोज राजा का फैला हुआ साम्राज्य था। अब यहां मैंने भोज राजा का उल्लेख क्यों किया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भोज राजा के उल्लेख से भी नाम महाराष्ट्र पड़ा है। ये फाइनल डेफिनेशन करके आती है। और इसे याद रखना कि भोज राजा का जो साम्राज्य था वो कोंकण तक फैला हुआ था। अब हम इसे समझते हैं कि 5वीं शताब्दी में महावंश पुराण में महारठ शब्द आया है। आपको ये ट और ठ ये मिला हुआ याद रखना है, महारठ। ठीक है, ये शब्द का बहुत महत्व है मेरा। 5वीं शताब्दी में महावंश पुराण में शब्द आया है महारठ। डॉक्टर भंडारकर के मत से 2री शताब्दी के भाजे बेड़ से कारले, ये जगहों का नाम है, यहां से प्राप्त शिलालेखों में भोजों के को महाभोज ऐसा उल्लेख किया गया है। मैंने भोज राजा का उल्लेख स्पेसिफिकली किया था और आप लोगों को कहा था अब इस बात को समझते हैं कि 5वीं शताब्दी में महावंश पुराण में महारठ शब्द का उल्लेख आया है। अब इसमें स्पेसिफिकली ट और ठ, इसे आपको याद रखना है। एक उल्लेख महारठ शब्द करके आया यहां के लोगों के लिए जो महाराष्ट्र के भूमि के थे। फिर डॉक्टर भांडारकर ने कुछ शिलालेख ढूंढे, भाजे भाड़से और कारले, इन जगहों पर ढूंढे, मतलब वहां के शिलालेखों पे क्या उल्लेख है इसका उल्लेख किया। और वहां पे उल्लेख जो मिला वो भोजो लोगों का उल्लेख जो था वो महाभोज करके था। मैंने भोज राजा का आपको नाम बताया, आपको कहा कि उन्हें याद रखना, इसके ऊपर से एक स्पेसिफिक डेफिनेशन निकल के आ सकती है। उन्होंने किया था महाभोज, है ना। और अशोका के शिलालेख पर पैठण के लोगों का उल्लेख क्या था? वो था राष्ट्रीय। ये लोग अपने भोज लोग जो थे वो अपने नाम के सामने महाभोज लगाते थे और इनका प्रदेश फैला हुआ था कोंकण तक। अब जो कि कोंकण तक इनका प्रदेश फैला हुआ था और पैठण में किसी और का साम्राज्य था, पैठण वाले अपने नाम के सामने राष्ट्रीय लगाया करते थे
और देखते ही देखते इन्हीं लोगों से अडॉप्ट करके हो सकता है कि इन्होंने अपने नाम के सामने महाराष्ट्रियन ऐसा नाम लगा लिया हो, तो यह भी एक डेफिनेशन निकल के आती है। मरहट, अब मैंने क्या कहा था, ट और ठ को याद रखना। एक और शब्द आता है मरहट, इसका कानड़ी भाषा में मतलब होता है घना जंगल। अब जो कि महाराष्ट्र प्रदेश पहले दंडकारण्य का हिस्सा था, तो यह भी एक डेफिनेशन निकल के आ सकती है। अब हम यह देखते हैं कि इतनी जो डेफिनेशंस की है, इसमें से कौन सी डेफिनेशन सही है। अब डॉक्टर विल्सन ने महाराष्ट्र वह महाराष्ट्र ऐसा उल्लेख किया था, है ना। मोल्सवर्थ के डिक्शनरी से उन्होंने वो फ्रेज उठाई और उसका ऐसा उल्लेख किया। लेकिन पौराणिक समय में महार लोगों को परवारी ऐसा शब्द से उनका उल्लेख किया जाता था। तो यदि प्राचीन समय में उन्हें परवारी कहा गया, तो परवारी का अपभ्रंश होते होते महाराष्ट्र थोड़ी हो जाएगा, वो तो परवारी राष्ट्र होना चाहिए। तो यह डेफिनेशन संपूर्णतः रिजेक्ट की जाती है। अब हम आगे देखते हैं। एक व्युत्पत्ति यह भी दी थी कि मरहट, मैंने टॉट मरहट ये याद रखना है आपको। मरहट यानी कि वृक्षों का समूह, ऐसा जंगल जहां पे घने वृक्ष हो। ये उल्लेख भी बहुत सा काल्पनिक भाषित होता है। इसका कारण यह है कि मरहट ऐसा शब्द किसी भी पुराण या शिलालेख में नहीं प्राप्त हुआ। जहां पर भी शब्द मिले वो थे महारट या फिर मरहट। ऐसा जो है डॉक्टर भांडारकर भी बताते हैं, और डॉक्टर भांडारकर ये भी बताते हैं कि महारट का संस्कृत रूपांतरण होता है महाराष्ट्र। और अशोका के शिलालेख में भी उल्लेख जो आया है वो राष्ट्रीय आया है, और राष्ट्रीय के सामने लोगों ने महा लिखना शुरू किया। यह भी एक व्युत्पत्ति हो सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महारट शब्द से हुई। यदि हम 9वीं शताब्दी की बात करें, 9th सेंचुरी, उसमें जैनों के किताबों में भी जो शब्द आया है वो आया है महारट्ठा। महारट्ठा, और इसी का अपभ्रंश होते होते जब सुल्तान आए तो उन्होंने हमें कहना शुरू किया मरहट्टा। ये मरने का हट करते हैं, ये मरहट्टा। तो उसी से शब्द बना मरहट्टा, और जब शब्द बना मरहट्टा तो उसी का शब्द बना मराठा। तो इस तरह से वाक्य, तो इस तरह से महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। हमने यह देखा कि महाराष्ट्र का भौगोलिक भाग कैसा है, हमने यह देखा कि महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि महाराष्ट्र के प्रदेश में राज्य करने वाले सारे राजा कौन से थे, क्योंकि हमें यह देखना होगा ना कि किस परिस्थिति में हमारे हीरो पैदा हुए थे, वो परिस्थिति क्यों आई, किस तरह से आई, महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, ये जानना भी तो जरूरी है। क्योंकि आप इस बात को समझो, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज नॉट जस्ट अ रूलर बट अ सोशल रिफॉर्मर एज वेल। और बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर मैं ये शब्द कह रहा हूं कि ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एज वेल। तो हमें महाराष्ट्र का समाज किस तरह से परिवर्तित हो रहा था
कि उस पर जब आक्रमण हुए तो हम उन आक्रमणों को रोक नहीं पाए। उसके कारण क्या थे? क्यों यहां के राजा विफल हुए? क्यों यह राज्य सुल्तानों के हाथ में गया? यह भी तो जानना जरूरी है। तो यह हमारे शिव छत्रपति सीरीज का दूसरा भाग था। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिव पूर्व महाराष्ट्र में राजा कौन कौन से हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय शिवराय।